वेलकम टू जीएस विद दीक्षांत चौहान। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और इस कोरोना समय में, इस कोरोना की भीषण संकट में सभी से कहना चाहूँगा कि समस्या सभी के सम्मुख है, सभी के सामने समस्याएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बिना काम के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, मार्केट में या अन्यथा कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से केवल आप ही सुरक्षित नहीं हैं बल्कि आपका संपूर्ण परिवार भी सुरक्षित है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज भूगोल की पहली कक्षा के विषय में हम बात करेंगे। और भूगोल यानी कि जियोग्राफी जिसको बोल दिया जाता है, तो जियो यानी कि धरती और ग्राफी अर्थात अध्ययन। तो धरती के अध्ययन को जियोग्राफी या भूगोल कहा जाता है, जैसा कि नाम के अनुसार ही पता चलता है। अगर हम जियोग्राफी या भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले भारत के भूगोल की आज हम पहली कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। और भारत के भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो भारत के भूगोल में सबसे पहली चीज़ जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के विषय में हम पढ़ रहे हैं यानी कि भारत के विषय में, तो हमें सबसे पहले उसकी स्थिति का पता होना चाहिए कि वो चीज़ है कहाँ, कैसे उस चीज़ को डिनोट किया जाएगा, कैसे वो चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। यानी कि सबसे पहली चीज़ भारत के परिचय की ओर हम बढ़ते हैं, जिसे सामान्य रूप से हम भारत की स्थिति के नाम से पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर हम बात करते हैं भारत की और इस संपूर्ण पृथ्वी पर, सपोज कीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी को जनरली पहचान के लिए, देशों के अंतर के लिए, यानी कि कौन सा देश धरती पर कहाँ है, इस चीज़ की लोकेशन जानने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्धारण किया हुआ है, जिसमें रेखाएं दो तरह की होती हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं और दूसरा क्षैतिज रेखाएं। जो क्षैतिज रेखा होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर यानी कि देशों का अंतर, अर्थात देशांतर रेखाओं से ही देशों का अंतर यानी कि देशों की स्थिति, और अक्षांश रेखाओं से स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। यानी कि अगर हमें किसी स्थान के विषय में, किसी स्थान की स्थिति के विषय में पढ़ना है तो उसके लिए हमें उसके अक्षांश और देशांतर की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये धरती के बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। और कौन सी देशांतर रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा धरती को दो दिशाओं के आधार पर दो भागों में बांटती है, पूर्व और इधर पश्चिम। इसी तरह से धरती के बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, वो धरती को दो दिशाओं के आधार पर बांटेगी, उत्तर और दक्षिण। तो इस रेखा के ऊपर पड़ने वाले जितने भी देश होंगे वो उत्तरी अक्षांश में, और जो नीचे की तरफ पड़ने वाले वो दक्षिणी में होंगे। इसी तरह से इस रेखा के पूरब में पड़ने वाले जो होंगे वो सभी देश पूर्वी क्षेत्र में, और जो पश्चिम में पड़ने वाले हैं वे सभी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेंगे। तो भारत की अगर हम बात करते हैं, अगर इस पृथ्वी को एक चतुर्थांश कोऑर्डिनेट मान लिया जाए तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, जो पृथ्वी होगी, वो इस पहले कोऑर्डिनेट में पड़ेगी। और ये कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के अनुसार तो ये होगा पूर्व दिशा में, और अगर देखते हैं अक्षांश विषुवत भूमध्य रेखा के अनुसार तो ये पड़ेगी उत्तर में। यानी कि भारत की स्थिति जो हुई वो क्या हुई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इन रेखाओं के आधार पर यहाँ जो है देशांतर रेखा के पूरब में पड़ने के कारण इसे पूर्वी, और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित कहा जाता है। अब जब हम भारत के विषय में बात कर रहे हैं, भारत की स्थिति देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति का हमें ज्ञान होने के लिए अक्षांश और देशांतर का पता होना चाहिए कि भारत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के बीच स्थित है। तो अक्षांश रेखाएं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, जो क्षैतिज रेखाएं हैं,
तो अक्षांश रेखा अगर हम देखते हैं भारत के नीचे की ओर से, भारत के अंतिम स्थलीय बिंदु से जाने वाली अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। हालांकि ये दिशा भारत के दक्षिण में है, लेकिन इसे उत्तर क्यों लिखते हैं? क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका निचला सिरा भी और ऊपरी सिरा भी दोनों उत्तर में होंगे। ऐसे ही देशांतर की बात करते हैं तो दोनों ही देशांतर इस रेखा के पूर्व में पड़ते हैं, इसलिए दोनों देशांतर भारत के अनुसार पूर्व पश्चिम नहीं होंगे बल्कि दोनों ही पूर्व होंगे, और ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो उत्तर होंगी इस विषुवत रेखा के अनुसार। भारत के अनुसार नहीं देखना है इसको। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से अक्षांश विस्तार क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो अगला प्रश्न यहाँ कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, हर किसी बुक में मिलेगा पॉइंट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये क्या होगा? भारत का अक्षांश विस्तार होगा। अगर भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब ये दोनों पूर्व होंगे, यहाँ पश्चिम नहीं होगा, पूर्व ही होगा, क्योंकि दोनों जो देशांतर हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के पूर्व दिशा में पड़ते हैं, इसलिए दोनों को ही पूर्व लिखा जाना है। तो भारत का देशांतर विस्तार क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये तो हुआ भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये भारत के अंतिम छोरों को, ये चारों दिशाओं में भारत के किसी ना किसी कोने को छू कर जाती हैं, जहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो होगा स्थलीय भारत का स्थलीय सबसे दक्षिणी बिंदु स्थलीय जो होगा वो होगा केप कैमोरिन। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत का अंतिम बिंदु, दो चीज़ हैं, भारत का अंतिम स्थलीय बिंदु और भारत का अंतिम बिंदु। तो अंतिम स्थलीय बिंदु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का केप कैमोरिन, लेकिन भारत के पूर्व दिशा में यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, तो भारत का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, जबकि अंतिम स्थलीय बिंदु केप कैमोरिन तमिलनाडु में। इसी तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाएगा इंदिरा कोल, जो पहले जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन अब आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में। अगर भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो भारत का पश्चिमी बिंदु होगा सरक्रीक या गौड़ माता, ये गुजरात में। और अगर भारत के पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट जहाँ से गुजरती है, उस स्थान का नाम होगा वालांगू या किबिथू। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा। तो अगर चारों दिशाओं के बिंदुओं की बात करते हैं तो इस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अभी और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं जिनका भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो वो होगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अगर धरती पर बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो हम भारत के विषय में बात कर रहे हैं और भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहाँ से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन्हें एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। 6 राजगुरु पजामा मापते हैं।
6 से छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पैस आइलैंड होगा, और त्रिपुरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखा की, तो भारत के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा होकर गुजरती है, जिसे 82.5 डिग्री कहा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के दोनों देशांतरों के बिल्कुल बीचों बीच की रेखा है, जिससे हमने भारत का समय लिया है इलाहाबाद के नैनी झील से। तो 82.5 डिग्री को ही भारत की समय रेखा मानने का कारण क्या रहा? क्योंकि 82.5 डिग्री दोनों पूर्वी देशांतरों के बिल्कुल मध्य में पड़ती है, जिसके कारण संपूर्ण देश में समय एक समान रहता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो समय रेखा है या भारत की समय रेखा, भारत की मानक रेखा, भारतीय समय रेखा या मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 3 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक गढ़ यानी कि छत्तीसगढ़, और उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भारत के 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद भारत के क्षेत्रफल की और भारत के विस्तार की, भारत की आकृति की, तो भारत की जो आकृति होगी वो चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि मैप में देखिए भारत जो है आपका 4 अलग अलग कोने बनाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर से 4 कोने बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिसे इसे चतुष्फलकीय कहा जाता है। जिस कारण से तो भारत की जो आकृति होगी वो चतुष्फलकीय होगी। अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल होगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई होगी 3214 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की, तो लंबाई होगी 2933 किलोमीटर। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की, तो भारत की सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो सीमा 2 प्रकार की होंगी, जलीय और स्थलीय। तो अगर जलीय सीमा की हम बात करते हैं तो जो जलीय सीमा होगी वो आपकी शुरू होती है गुजरात से और यहाँ आपके पश्चिम बंगाल तक। जलीय सीमा यानी कि जो किनारा किसी भूमि का, किसी देश का, किसी स्थान का वो किनारा जो समुद्र की ओर से लगा हुआ हो, जल से लगा हुआ हो, वो जलीय कह दिया जाता है। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो यहाँ आपका गुजरात की जलीय सीमा भारत के सभी राज्यों की जलीय सीमा में सबसे बड़ी है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये राज्य भारत के जलीय सीमा से लगते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के कुल 7 स्थलीय और 2 जलीय पड़ोसी देश होंगे। 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन कौन होंगे, इसकी एक ट्रिक है। मेरा बचपन से MBA करने का मन था। यानी कि B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार,
भूटान और अफ़गानिस्तान। ये एक उचित क्रम को भी दर्शाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से, रेखा के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे लास्ट में अंतिम सबसे छोटी सीमा लगेगी अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा अगर जलीय पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो जनरली जलीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, लेकिन उसको हमने स्थलीय में काउंट किया है क्योंकि उसकी अधिक सीमा स्थल के साथ लगती है। पूर्णतः जलीय देशों की अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल के आधार पर भारत की, तो संपूर्ण विश्व से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में दूसरे नंबर की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, जिसमें पहले नंबर पर होगा चीन। और अगर हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें नंबर का देश होगा, जिसमें इससे पहले कौन कौन होंगे उसके लिए एक ट्रिक है। रुक चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।